Hi guys, welcome back to my channel. My name is Shubham and I am a third year MBBS student at AIIMS Mangalgiri. So if you are new to this channel, please subscribe to this channel. And also I am on Instagram, so you can follow me there and ask your personalized doubts there. So without wasting time, let's get started. So today's topic is how to crack NEET within 2 months of time. The ultimate strategy to crack NEET within 2 months. तो मैं आपको बता दूं कि NEET का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आ गई है. डेट है 17 जुलाई 2022. तो उसका जो टाइमिंग्स है वो है 2 PM to 5:20 PM, मतलब दोपहर में होगा, सुबह नहीं है. तो एक ही शिफ्ट में होता है ये, दोपहर के 2 बजे से 5:20 के बीच में. टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है. हमारे टाइम पर जो था वो 3 घंटे का टाइम होता था, पर लेकिन अब है 3 घंटे 20 मिनट. तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है. तो अभी मैं बताऊँगा स्ट्रैटेजी के बारे में कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे आप NEET को क्रैक कर सकते हैं, और क्या NEET को क्रैक करना 2 महीने के अंदर पॉसिबल है या नहीं. तो आपको पता होगा कि NEET के अंदर 2 टाइप के लोग बैठते हैं. पहले तो होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम देने के बाद जो पहली बार NEET में बैठते हैं, और दूसरे वाले लोग होते हैं ड्रॉपर, जो सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट वाले लोग होते हैं. ठीक है, जिनका एक बार में क्रैक नहीं हो पाता है. तो ऑब्वियसली जो ये सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, उनकी नॉलेज इनसे फर्स्ट अटेम्प्ट वालों से थोड़ी ज़्यादा होगी. तो मैं पहले बात करूँगा फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की. तो ये अभी हाल ही में आपके बोर्ड एग्जाम्स या तो चल रहे होंगे या फिर हो गए होंगे. तो आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम है, सिर्फ 2 महीनों का टाइम है. NEET को 2 महीने के अंदर क्रैक करना मुश्किल है, कठिन है, पर लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. तो मैं आपको बता दूं कि आप NEET क्रैक कर सकते हो अगर आपके अंदर वो लगन है, वो जज्बा है, वो जुनून है. तो आप कुछ भी कर सकते हो. अरे नथिंग इज़ इम्पॉसिबल यार, अंटिल इट इज़ डन. तो कुछ भी करने से पहले वो काम इम्पॉसिबल ही लगता है, पर लेकिन 2 महीने के अंदर क्रैक कर सकते हो NEET को बड़ा आसानी से. पर लेकिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू दी अदर्स, जो कि ड्रॉपर्स हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, अभी आपने बोर्ड एग्जाम दे लिए होंगे तो आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होगी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं. तो इन 3 सब्जेक्ट्स में आपने अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही पढ़ कर गए होंगे. मुझे पता है, मैं भी पढ़ कर गया था बोर्ड एग्जाम्स के लिए. और NEET की जो पढ़ाई होती है वो बिल्कुल अलग होती है, जो कि स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती. तो उसके लिए आपको फिर अलग से स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है NEET को क्रैक करने के लिए. ठीक है, फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. तो जो इन तीनों की वेटेज है वो मैं आपको बता देता हूँ. 720 मार्क्स हैं. इनमें से जो बायोलॉजी के मार्क्स हैं वो हैं 360, और 180 मार्क्स है फिज़िक्स के, और 180 मार्क्स हैं केमिस्ट्री के. ठीक है, तो फिज़िक्स में मैं सबसे पहले आपको बायो में बताना चाहता हूँ. जैसे कि आपको पता है कि 360 मार्क्स बायो कैरी करता है. इसका मतलब 50% वेटेज है बायो की, मतलब सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज है बायो की. तो आपको बायो पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, बायो पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है. और बायो को मैं बताता हूँ कि आपको पता ही होगा कि सिर्फ एक ही बुक है, द अल्टीमेट बुक टू क्रैक बायोलॉजी, वो है NCERT. किसी और बुक के पीछे मत भागो. मैंने भी ये किया था, बस NCERT को चाट डालो, रट डालो NCERT को, आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए. और एक और बुक का नाम है NCERT एट योर फिंगर टिप्स, मतलब कि उसके अंदर NCERT के ही क्वेश्चन हैं. अब जैसे आपने NCERT पढ़ी, आपको जैसे 2 महीने के अंदर आपको एक चैप्टर रोज़ खत्म करना पड़ेगा बायोलॉजी का, आराम से हो जाएगा. जैसे आपने कोई भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फिर अच्छे से आपने रट लिया वो फर्स्ट चैप्टर, फिर उसके बाद वो जो NCERT एट योर फिंगर टिप्स जो बुक है वो NCERT को रिवाइज करने के लिए है. ठीक है, तो बायोलॉजी की जो NCERT है उसको रिवाइज करने के लिए उसके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसका जो पैटर्न होता है, क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, जो NEET के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, उसके पैटर्न के बेसिस पे वो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं और उस NCERT एट योर फिंगर टिप्स में डाले गए हैं. तो कई सारे अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक होता है उसमें हर चैप्टर का. तो आप ऐसे एक एक करके सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, तो NCERT का एक क्वेश्चन नहीं आपसे छूटेगा, मैं बताता हूँ आपको. फिर NCERT कर लिया आपने, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो. लास्ट 20 ईयर्स के, लास्ट 30 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ये तो आपको हर सब्जेक्ट में करने हैं. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो आपको ये सॉल्व करना है. फिर जैसे NCERT और फिंगर टिप्स कर ली, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए उसी चैप्टर का. ठीक है, ये सारे कर लिए, फिर आपको वो चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा. तो बात है केमिस्ट्री पे. जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो फिजिकल केमिस्ट्री और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मोर ऑफ थियोरेटिकल टाइप है. इसके अंदर फॉर्मूलाज वगैरह कम लगते हैं, तो और मैथमेटिकल इसमें इक्वेशंस वगैरह थोड़ी कम होती हैं. ये जो फिर
थ्योरेटिकल है, तो ये जो थ्योरी है आपको ये एनसीईआरटी से करनी है। मैं बता दूँ, केमिस्ट्री के लिए अंदर भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। और जैसे कि क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, आपको किसी भी मॉड्यूल से, किसी कोचिंग के मॉड्यूल से कर सकते हैं आप, कोई भी जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले वहाँ से आप सॉल्व कर दो। पर मेन है एनसीईआरटी और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको हर जगह करने हैं। और ऑर्गेनिक और फिजिकल में, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसमें आप जो है एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बायोलॉजी की तरह ही उसके अंदर भी मतलब पूरा एनसीईआरटी बेसिस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पूरा आपकी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं आप उसमें एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स और एनसीईआरटी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं फिजिक्स पे, जो बहुत ही टफ लगता है मेडिकल फील्ड के लोगों को। फिजिक्स के अंदर भी जैसे थ्योरेटिकल वो चैप्टर्स हो गए, जैसे ऑप्टिक्स हो गया, और जो बाद के जो चैप्टर्स हैं ना उसमें, और जितने भी सारे चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर आप ये कर सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी के अंदर कैसे पढ़ना है आपको? एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी के बैक में जो है ना ब्लू बॉक्सेस बने होते हैं, ब्लू और ग्रे बॉक्सेस बने होते हैं। ब्लू होता है जैसे पॉइंट्स टू पॉन्डर, और समरी वाले बॉक्सेस वो आपको पढ़ने ही हैं, हर चैप्टर के लिए पढ़ने हैं। वो बॉक्सेस इतना ज़्यादा डेटा नहीं होता है उसके अंदर, एक एक पेज का उसमें डेटा होता है, पूरी समरी होती है और पूरा उस चैप्टर का पॉइंट्स टू पॉइंटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वहाँ से भी एमसीक्यू बन जाते हैं। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मेरे टाइम पर 2018 में एम्स का एग्ज़ाम होता था, नीट का अलग होता था और एम्स का अलग होता था। तो एम्स में असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते थे। तो असर्शन रीजनिंग के आपको पता है कहाँ से बनते थे? वहीं से पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर और समरी से बनते थे। वो तो शुक्र है कि मैं वो पढ़ के गया था, इसी वजह से मेरे जो फिजिक्स में मार्क्स आए ना वो एनसीईआरटी की वजह से आए हैं। एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने की वजह से और समरी पढ़ने की वजह से मैंने असर्शन रीजनिंग निकाले इसी वजह से। और न्यूमेरिकल्स मुझसे इतने ज़्यादा सोल्व नहीं हो पाए थे, तो मेरे ज़्यादा मार्क्स असर्शन रीजनिंग की वजह से आए फिजिक्स में। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज यूजुअल हर सब्जेक्ट की तरह आपको करते रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मस्ट है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। रोज़ रोज़ आपको एक ही चैप्टर का करते जाना है। और जैसे फिर ये जितने भी हो गया, मोशन वाले चैप्टर हो गए, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशंस, ये सारे, और प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, इसके लिए तो आपको हर जगह से जितने हो सके उतने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। और एक और मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि केमिस्ट्री के लिए और एक फिजिक्स के लिए एक अलग से डायरी मेंटेन करो। एक डायरी होनी चाहिए जिसके अंदर, जैसे एक केमिस्ट्री की जैसे एक डायरी बना दो, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, जो नेम रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हो गए, जैसे रोजनबर्ग्स रिएक्शन हो गया, ऐसे ऐसे कई सारे रिएक्शन होते हैं, वो सारे शॉर्ट में लिखते चले जाओ। जैसे कि फिर आपको, जिससे कि लास्ट टाइम पर कहीं से बुक खोल के देखना ना पड़े, बस उस डायरी को खोलो, एक बार में रिवाइज कर लो। क्योंकि नेम रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेम रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको उस डायरी के अंदर लिखना है। और फिजिक्स के अंदर भी उस डायरी के अंदर सारे फॉर्मूले लिख देने हैं, जैसे कि एक दिन पहले आप सारा एक बार में रिवाइज कर लो। बस एंड में नीट से एक दिन पहले या फिर सुबह जल्दी उठ के आपको वही दोनों डायरीज रिवाइज करनी है। मैंने भी ऐसे ही किया था। फॉर्मूले कुछ नहीं, आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है उस दिन, कुछ नहीं पढ़ना है, बस वो रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो वरना जो पुराना आता है वो भी भूल जाते हो। बस वही पुराने जो फॉर्मूलेज हैं वो टिप्स हो जाएंगे आपके, रोज़ रोज़ पढ़ते रहोगे आप, उसको लिखते रहोगे, देखते रहोगे, तो आपको रिवाइज हो जाएंगे। फिर केमिस्ट्री की भी इक्वेशंस वो सारी आपको याद हो जाएंगी, रट जाएंगी, आपको रोज़ देखते रहोगे इसको। और एक दिन नीट से एक दिन पहले या फिर सुबह पढ़ के चले। बात होगी कि कहाँ से पढ़ना है, लेकिन ये मैंने आपको नहीं बताया कि कैसे पढ़ना है। तो देखो यार, ये मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कोई बच्चा रात को देर रात तक पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइम पर पढ़ना अच्छा लगता है और कब आपको आसानी से याद हो जाता है, कब आपकी मेमोरी जो होती है रिटेन रहती है। तो मैं ये नहीं बता सकता कि रात को पढ़ना अच्छा है या सुबह पढ़ना अच्छा है, किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हो। मैंने दोनों तरीके अपना के देखे हैं। मैं रात को भी पढ़ता था, स्टार्टिंग में मैं लेट नाइट पढ़ता था, फिर उसके बाद में जनवरी के बाद से मैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अर्ली मॉर्निंग वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहता है, पर लेकिन आपके हिसाब से जो भी होगा वो
मतलब आपको पसंद आना चाहिए, कोई भी तरीका हो, बस आपको याद रहना चाहिए। फिर इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी कि रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा है या फिर सुबह पढ़ना अच्छा होता है। तो पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आपको उस वीक में डेज़ के हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। जैसे कि मंडे है, मंडे को आपने फिजिक्स कर ली, फिर ट्यूसडे को आपने बायोलॉजी कर ली, फिर वेडनेसडे को आपने केमिस्ट्री कर ली। ऐसे ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो, डेज़ के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, या फिर डेज़ के अंदर अलग अलग स्लॉट्स भी रख सकते हो। जैसे कि एक दिन के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हर दिन आपको तीनों सब्जेक्ट्स के कुछ ना कुछ एक एक चैप्टर करते जा रहे हो, ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम की टाइमिंग्स है वो है 2 to 5:20 PM। तो आपको ना अब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग होते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर अलग होता है। जैसे 2021 का पेपर, 20 का पेपर, 19 का पेपर अलग से आपको लेना है। वो सारे आपको निकलवा लेने हैं प्रिंट आउट, और सारे आपको बिना देखे सॉल्व करने हैं इसी टाइम पर 2 बजे से, दोपहर को 2 बजे से शाम 5 बजे तक आपको वो पेपर सॉल्व करने हैं। जैसे कि आप असली रियल नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, बिल्कुल आपको उसी मोमेंट पे अडेप्ट कर जाना है, उसी टाइमिंग्स के हिसाब से आपने अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेना है। बस आपने अपनी बॉडी को ये बताना है कि इस टाइम मेरा नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और मुझे उस टाइम सोना नहीं है, क्योंकि दोपहर के टाइम नींद बहुत ज़्यादा आती है और इस टाइम है बहुत गर्मी के टाइम पर बिल्कुल भी जो है ना माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो उसको कंसंट्रेट करवाना पड़ता है, उसको बताना पड़ेगा कि इस टाइम मेरा पेपर है तो मुझे पढ़ना है, इस टाइम मुझे पेपर सॉल्व करना है। तो आपका फिर जो माइंड होगा उसी हिसाब से अडेप्ट कर जाएगा और आपकी जो वो हो जाएगी कंसंट्रेशन पावर 2 बजे से 5 बजे के बीच में बढ़ जाएगी। आपको रोज़ प्रैक्टिस में लाना है, फिर आपकी जो स्लीप वेक साइकिल होगी ना वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको लगातार मतलब जितने भी पेपर्स होंगे आपको एक दिन के गैप से या 2 दिन के गैप से आप कर सकते हो पेपर। तो इन 2 महीने के बीच में आपको रोज़ पेपर सॉल्व करने हैं 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। तो और आपको जैसे एक्स्ट्रा टाइम 20 मिनट्स मिला है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक्स्ट्रा 20 मिनट्स को ना रिजर्व में रखो। आप 3 घंटे लेके चलो, आप अपने हिसाब से सेट करो कि सिर्फ 3 घंटे का पेपर है। आप 3 घंटे 20 मिनट मत लो, 3 घंटे का पेपर के हिसाब से तैयारी करोगे ना तो 3 घंटे 20 मिनट के अंदर आपका पूरा ढंग से हो जाएगा। क्योंकि आपको जो पेपर जो सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी है वो मैं एक नई अलग वीडियो में बताऊंगा। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको 2 बार में पेपर सॉल्व करना होगा, दो स्लॉट्स में। जैसे पहले स्लॉट में आपने जितने भी क्वेश्चंस हुए मतलब जो भी आपको आते हो फास्ट जल्दी कर दिए सारे। फिर दूसरे स्लॉट में जो आपके छूट गए हों वो आप करेंगे। तो वो 20 मिनट्स बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे आपके लिए। उन 20 मिनट्स के अंदर बचे कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे होंगे, कुछ बड़े बड़े फॉर्मूलाज जो आप भूल गए फिजिक्स के अंदर, बहुत ज़्यादा वो काम आएंगे वो 20 मिनट्स। तो आपको उन चीज़ों के लिए वो 20 मिनट्स बचा के रखने होंगे। तो 3 घंटे के अंदर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तीनों निपटाने और 20 मिनट्स में आपको रिजर्व में रखना है, ताकि कुछ जो छूटा हुआ हो या कुछ भी गलती हुई हो उसको ठीक करने के लिए, आपको दोबारा पेपर रिवाइज करने के लिए वो 20 मिनट्स बचाने। तो 3 घंटे के हिसाब से आपको जैसे पेपर आपने सोल्व कर लिया, फिर उसके सोल्व करने के बाद आप थक जाओगे तो 1-2 घंटा आप रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत मतलब कि टीवी वगैरह देख के, खाना पीना खा के। उसके बाद पर ज़्यादा नहीं देखना है टीवी वगैरह, क्योंकि फिर आदत लग जाती है उसकी। उसके बाद फिर आपको तुरंत मोटिवेट हो जाना है पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है। फिर उसके बाद जो आपका पेपर है, पेपर का आपको एनालिसिस करना है। आप एनालिसिस कैसे करेंगे? आपको पूरा पेपर देख लेना है। आपको मतलब जैसे एक टाइप का तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको ढंग से याद होंगे, जिनको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो गलत हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुक्के से सही होंगे, जिन पर आपने तुक्का लगाया है। तो आपको ध्यान देना है बाकी के 2 टाइप के क्वेश्चंस पे। जो आपको याद आते हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। जो दूसरा वाला है जो आपके गलत हुए हैं उन पर आपको ध्यान देना है। आपको बुक खोलनी है, चैप्टर खोलना है कि आपने कहाँ गलती की है, वहाँ पर क्या गलती की है। क्योंकि नीट में ज़्यादातर फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं, नॉलेजेबल बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आते, वो फंसाते हैं, ऑप्शंस पे फंसाते हैं। उस पर क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं, जो डिफ़िकल्ट होते हैं वो ऑप्शंस होते हैं। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो आपको एनसीईआरटी खोलनी है अपनी बायो की, या फिर आपको देखना है कि फिजिक्स का ये क्वेश्चन कहाँ से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है या एनसीईआरटी से है, आपको ये देखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखना है आपको, केमिस्ट्री में भी, हर चीज़ में आपको एनसीईआरटी वगैरह खोल के देखनी है। फिर देखना है आपको और उसको रिव्यू करना है, रिवाइज़ करना है उस चीज़ को कि मैंने कहाँ गलती की है।
ठीक है, और अगली बार वो गलती नहीं दोहरानी है। फिर उसके बाद, क्योंकि गलती करने का ये टाइम नहीं बचा है, 2 महीने हैं अब सिर्फ हमारे पास। और फिर जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन है जो तुक्के से सही हुए हैं, वो भी आपको देख लेने हैं। वो भी आपको देखना है कि कहाँ, उनको छोड़ना नहीं है, तुक्के वालों को नहीं छोड़ना है बिल्कुल। ये आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो कि जो तुक्के से सही हो गए वो सही हो गए, वो आपको पढ़ते ही नहीं हो, उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो इस बार तुक्का सही हुआ है, अगली बार ऑप्शन से चेंज कर देंगे वो, या फिर कुछ वैल्यूज चेंज कर देंगे, ठीक है, उसकी फिर वो यूनिट चेंज कर देंगे, फिर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको देख लेना, अच्छे से पढ़ना है कि तुक्का सही हुआ तो कैसे हुआ। ये तुक्के पे इस टाइम पे ध्यान नहीं देना है, तुक्के पे बाद में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पर लेकिन स्टार्टिंग में आपको नॉलेज गेन करने पे फोकस करना है। तो ठीक है, आज की स्ट्रैटेजी बहुत लंबी हो गई है, बहुत लंबी वीडियो बन गई है, तो बाकी की मैं स्ट्रैटेजीज आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे शेयर करता रहूँगा। मैं आपके साथ रहूँगा, आपका भाई आपके साथ है। देखते हैं नीट को क्रैक होने से कौन रोकता है। अगर आप अपने साथ हो, अगर आपका मोटिवेशन आपके साथ है, आप मोटिवेटेड हो कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो भी आपको पीठ पीछे कहते हैं कि अरे इससे तो कुछ नहीं होगा, इससे नीट क्रैक नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा भाई, हम है ना, हम करेंगे नीट, साथ में क्रैक करेंगे नीट। तो आपको मेहनत से बस लगे रहना है, और मैं स्ट्रैटेजीज आपसे शेयर करता रहूँगा कि मैंने कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया, मैंने कैसे नीट का और एम्स का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो तब तक के लिए इस वीडियो को क्लोज करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।